हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर दैट इज फेज कंट्रोल रेक्टिफायर। तो अगर रेक्टिफायर की बेसिकली बात करें तो हमारा रेक्टिफायर क्या होता है, एक एसी टू डीसी कन्वर्टर होता है। मींस इनपुट एसी पावर को वो कन्वर्ट करता है आउटपुट डीसी पावर में। ठीक है। अब फेज कंट्रोल से क्या मतलब है एक्चुअली, कि अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अभी तक जो हमने एनालॉग सर्किट में रेक्टिफायर्स पढ़े थे वो बेसिकली क्या होते थे कि उन्होंने उसमें आपने इनपुट दिया, डायोड ब्रिज ने उस इनपुट को आउटपुट डीसी में कन्वर्ट किया। लेकिन एक चीज वहां पर काफी इंटरेस्टिंग होती थी कि जो आउटपुट वोल्टेज या आउटपुट पावर होता था वो ऑलवेज कांस्टेंट होता था। मतलब सेम इनपुट वोल्टेज के लिए जो आउटपुट वोल्टेज आएगा वो कांस्टेंट आएगा। ठीक है। लेकिन अगर फेज कंट्रोल रेक्टिफायर की बात करें तो यहाँ पर हम लोग डायोड ना यूज करके क्या यूज करते हैं, एससीआर या फिर थर्स्टर फैमिली का कोई सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज करते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि सिंस एससीआर्स जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, सेमी कंट्रोल डिवाइस होते हैं। तो इनकी वजह से क्या होता है कि जो आउटपुट पावर अब हमारा आता है या आउटपुट जो वोल्टेज आता है हमारा, वो अब क्या हो जाता है, वेरिएबल डीसी हो जाता है। तो सिंस फिक्स्ड इनपुट को हम चेंज कर रहे हैं वेरिएबल आउटपुट में, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फेज कंट्रोल रेक्टिफायर। ठीक है। तो सिंपल सा मुद्दा था ये हमारा। सेकंड पॉइंट पर आते हैं कि कहीं भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के कोई भी टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे तो वहां पर एक काफी कॉमन चीज आता है, कम्यूटेशन सर्किट। ठीक है। कम्यूटेशन सर्किट बेसिकली क्या होता था कि थर्स्टर को ऑफ करने के लिए कुछ एक्सटर्नल सर्किट की जरूरत पड़ती थी, अदरवाइज वो खुद से ऑफ नहीं होगा। थर्स्टर तब तक ऑफ नहीं होगा जब तक कि उसके अक्रॉस करंट जीरो ना हो जाए। तो इस केस में हमारा रेक्टिफायर्स के केस में क्या होता है कि हमें कम्यूटेशन सर्किट की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि जिस पॉइंट पर हमें थर्स्टर को ऑफ करना होता है उसी पॉइंट पर हमारा करंट जीरो हुआ रहता है। कहने का मतलब कि अब खुद से ही करंट जीरो हो रहा है उसी पॉइंट पर, जब हमको थर्स्टर को ऑफ करना है तो हमें कम्यूटेशन सर्किट एक्सटर्नल क्यों लगाएं। ठीक है। और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं नेचुरल कम्यूटेशन। तो नेचुरल कम्यूटेशन क्या हो गया हमारा, कि जिस पॉइंट पर थर्स्टर को ऑफ करना था उस पॉइंट पर खुद ब खुद जो करंट उसके थ्रू पास कर रहा था उसकी वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। तो दो चीजें यहां पर आई हमारा कि ये फेज कंट्रोल रेक्टिफायर बेसिकली एसी टू डीसी कन्वर्टर होता है, इसमें कोई भी कम्यूटेशन सर्किट की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी बेसिकली इसमें नेचुरल कम्यूटेशन होता है। ठीक है। जब भी हम लोग रेक्टिफायर पढ़ेंगे तो यहां पर कुछ एजम्पशंस लेकर चलेंगे हम। ठीक है। एजम्पशन जो पहला हमारा है कि सोर्स इंडक्टेंस इज नेग्लेक्टेड। कभी भी हम लोग सोर्स वोल्टेज यूज, एसी सोर्स वोल्टेज यूज करते हैं तो बेसिकली उसको ट्रांसफार्मर के थ्रू यूज करते हैं। तो ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया जाए तो वहां पर हमको क्या मिलता है, अगर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया जाए तो हमको मिलता है एक वोल्टेज सोर्स एज वेल एज एन इंडक्टर। तो वहां पर हम लोग इस पूरे रेक्टिफायर सर्किट में हम लोग क्या मानकर चलेंगे कि ये जो सोर्स इंडक्टेंस थी इसकी वैल्यू हमारी अभी तक जीरो थी। फर्दर जब ये टॉपिक हमारा खत्म होगा तो फिर हम ये भी एनालाइज करेंगे कि सोर्स इंडक्टेंस का इफेक्ट हमारे रेक्टिफायर पर कैसे पड़ता है। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है हमारा एजम्पशन में कि टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ टाइम ऑफ एससीआर इज नेग्लेक्टेड। कहने का मतलब कि अभी तक जो हम लोग सेमीकंडक्टर डिवाइस में हमने पढ़ा था कि थर्स्टर को ऑन करने में थोड़ा टाइम लगता है और ऑफ करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एक्चुअली अब रेक्टिफायर में उस थर्स्टर्स का एप्लीकेशन है तो हम लोग ये मानकर चलेंगे कि जिस पॉइंट पर थर्स्टर को हम ट्रिगर कर रहे हैं उसी इंस्टेंट पर हमारा थर्स्टर ऑन हो जा रहा है, और जिस इंस्टेंट पर थर्स्टर के क्रॉस करंट जीरो हो रहा है उसी पॉइंट पर हमारा थर्स्टर ऑफ हो जा रहा है। मतलब कोई टाइम लैग नहीं है, ये हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं। थर्ड पॉइंट है, काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो आते हैं गेट वगैरह में आते हैं वहां पर ये बोल देता है कि इंडक्टेंस, द वैल्यू ऑफ लोड इंडक्टेंस इज वेरी हाई। इसका एक सिंपल मीनिंग होता है कि हमारा जो लोड करंट है वो हमारा कांस्टेंट है। ठीक है। तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम लोग चलते हैं ये हमारा कितने तरह के थर्स्टर हो गए और पर्टिकुलरली वन बाय वन करके हम लोग सारे कितने तरह के हमारे रेक्टिफायर हो गए, और वन बाय वन करके सारे रेक्टिफायर्स को हम लोग देखेंगे विद डिफरेंट लोड्स। देयर आर सो मेनी रेक्टिफायर सर्किट इफ यू आर कंसिडरिंग अ डिफरेंट लोड्स। ओके। तो हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला सर्किट है दैट इज योर सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर विद रेजिस्टिव लोड। मींस सिंगल फेज half wave rectifier with R load. R load basically I mean to say your resistive load. ठीक है।
अब इसका सर्किट क्या होता है? हाफ वेव रेक्टिफायर बेसिकली क्या हो गया कि दो, अगर इनपुट में एक साइकिल में दो हमारे अगर इनपुट सॉरी अगर इनपुट में एक साइकिल में हमारे दो हाफ आ रहे हैं तो आउटपुट में हमारे कितने हाफ आएंगे? एक ही हाफ आएगा। तो ये बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा? हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, अगर ये फुल वेव रेक्टिफायर होता तो अगर इनपुट में हमारे दो हाफ आ रहे थे एक साइकिल में तो आउटपुट में भी हमारे कितने हाफ आएंगे? दो हाफ आएंगे। ठीक है, तो अब ये लेकर चलते हैं हमारा सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर विद रेजिस्टिव लोड। अगर इसकी सर्किट की बात करें तो सर्किट हो गया हमारा एक थैरिस्टर, एक लोड एंड एक हमारा सिंपल सा सोर्स। ठीक है, थैरिस्टर को सपोज हमने T से डिनोट किया, लोड हमारा रेजिस्टेंस है R से किया, और सोर्स जो हमारा है वो हमने किया Vm sin ओमेगा t, Vs। सपोज हम लोग Vs लेके चल रहे हैं और Vs की वैल्यू हमारी क्या है? Vm sin ओमेगा t। ठीक है, अब इनपुट वोल्टेज हमारा हमको पता है कि Vm sin ओमेगा t है। आउटपुट वोल्टेज जो हम लोग लेंगे वो हमारा क्या आना चाहिए? डीसी आना चाहिए, और डीसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? वी ओ अभी लिख कर चलते हैं, ये हमारा आउटपुट वोल्टेज है। ठीक है, अब हम लोग इसको एनालाइज करते हैं इस सर्किट को कि फॉर पर्टिकुलर इनपुट Vm sin ओमेगा t इसका आउटपुट कैसा आता है। ठीक है, तो सपोज अगर रेक्टिफायर की बात करें तो अगर आप लोग ने वेवफॉर्म ड्रॉ करना सीख लिया तो बेसिकली काफी आसान हो जाएगा। लेकिन अगर वेवफॉर्म खींचने में थोड़ी भी परेशानी आ रही है तो रेक्टिफायर चैप्टर जो है आपके लिए काफी मुश्किल हो सकती है। इनफैक्ट पूरी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए काफी मुश्किल हो सकती है अगर आपने वेवफॉर्म बनाना नहीं सीखा तो हम लोग काफी अच्छे से एनालाइज करेंगे कि हर एक चीज का वेवफॉर्म हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो सपोज देखते हैं हम लोग क्या क्या वेवफॉर्म यहाँ पर बन सकता है। ठीक है, एक और ले लेते हैं। अब देखिए इनपुट वोल्टेज हमारा क्या है? Vm sin ओमेगा t। तो सबसे पहले हम लोग Vs सप्लाई कर देते हैं इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज सपोज हमारा आया कुछ ऐसा, ठीक है, और ये हमारा आ गया पाई, ये हो गया 2 पाई, ये हो गया 3 पाई एंड फर्दर। ठीक है, अब हमको पहला जो चीज एनालाइज करना है कि हमारा आउटपुट वोल्टेज कैसा दिखेगा। और अभी तक हम लोग डायोड सर्किट पढ़े हुए, तो डायोड सर्किट में क्या हो रहा था कि जैसे ही हमारा आउटपुट इनपुट वोल्टेज मिला, जैसे ही हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस्ड हुआ वो ऑन हो गया। इस केस में क्या होगा? इस थैरिस्टर के केस में ओनली दो ही चीजें आएंगी पर्टिकुलर इस सर्किट के लिए, कि अगर हमारा थैरिस्टर ऑन है, एससीआर अगर ऑन है तो करंट फ्लो करेगा, और अगर करंट फ्लो कर रहा है तो बोल सकते हैं कि आउटपुट वोल्टेज इक्वल्स टू इनपुट वोल्टेज होगा। अब ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर देखिएगा। मैं बोल रहा हूं कि जिस पॉइंट पर थैरिस्टर ऑन हो गया वहां पर करंट आया, करंट आने का यह मतलब हो गया कि थैरिस्टर हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया है, क्योंकि थैरिस्टर बेसिकली एज अ क्या बिहेव कर रहा है? एज अ स्विच बिहेव कर रहा है। तो स्विच कहने का मतलब क्या होगा? स्विच इज आइदर ऑन और ऑफ। तो अगर करंट की वैल्यू नॉन जीरो है, इसका मतलब ये शॉर्ट सर्किट हुआ, और शॉर्ट सर्किट हुआ तो बोल सकते हैं कि जो V आउटपुट है वो इक्वल्स टू हो जाएगा V इनपुट के, क्योंकि आप नॉर्मल केवीएल लगा दीजिए कि Vs माइनस V0 इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। इसका मतलब Vs इक्वल्स टू V0 आ गया। दूसरा जो केस आएगा वो हमारा SCR अगर ऑफ है, कहने का मतलब करंट की वैल्यू जीरो है, और उस केस में जो V0 आएगा वो हमारा क्या आएगा? जीरो आएगा। अगर ये चीज समझ में आ गई तो देखना वेवफॉर्म ड्रॉ करना कितना आसान हो जाएगा। तो दूसरा जो केस था I0 हुआ मतलब थैरिस्टर हमारा ओपन सर्किट हुआ। अगर ओपन सर्किट हुआ तो कोई करंट नहीं तो लोड में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं, तो आउटपुट वोल्टेज हमारा क्या आ गया? जीरो। ठीक है, अब हमको ये चीज पता है कि थैरिस्टर हमारा क्या है? सेमी कंट्रोल डिवाइस है, मतलब टर्न ऑन हमारे कंट्रोल में है लेकिन टर्न ऑफ हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो सपोज हमने क्या किया कि एक पर्टिकुलर टाइम अल्फा चूज किया,
एक पर्टिकुलर एंगल अल्फा चूज किया, उस अल्फा एंगल पर हम लोग क्या कर रहे हैं, थायरिस्टर को गेट पल्स दे रहे हैं। ठीक है, अगर थायरिस्टर को गेट पल्स दे रहे हैं तो हम एजम्पशन मानकर ऑलरेडी लेकर चलें कि जिस पॉइंट पर थायरिस्टर को हमने ट्रिगर किया उसी पॉइंट पर थायरिस्टर हमारा ऑन हो गया। अगर उस पॉइंट पर थायरिस्टर हमारा ऑन हो गया है तो आप देखिए कि आउटपुट वोल्टेज इक्वल्स टू हमारा क्या है, इनपुट वोल्टेज। तो अब सपोज कि जो इनपुट वोल्टेज था वो हमारा क्या था, V1 था। ठीक है, तो हमको ये पता है कि जिस पॉइंट पर थायरिस्टर ऑन हुआ उस पॉइंट पर हमारा आउटपुट वोल्टेज इक्वल्स टू इनपुट वोल्टेज, तो इनपुट वोल्टेज हमारा क्या आ गया, V1। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब फर्दर एक बार थायरिस्टर ऑन हो गया तो क्या होगा, V इक्वल आउटपुट इक्वल्स टू V इनपुट, यानी ये इनपुट वोल्टेज को फॉलो करेगा। इनपुट वोल्टेज हमारा कैसा आ रहा है, इनपुट वोल्टेज हमारा कुछ ऐसा आ रहा था। ठीक है, सेम टू सेम फॉलो किया। ठीक है, अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारी Vm थी तो यहां पर भी जो मैक्सिमम वैल्यू था वो भी हमारा क्या हो गया, Vm हो गया। ठीक है, अब करंट की वैल्यू को देखते हैं। ठीक है, करंट की वैल्यू जिस पॉइंट पर हमने थायरिस्टर को ट्रिगर किया उस पॉइंट पर करंट की वैल्यू क्या थी, उससे पहले 0 थी, और जिस पर ट्रिगर किया करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, V आउटपुट डिवाइडेड बाय R आ जाएगी। अगर रेजिस्टिव लोड है तो हमको पता है कि जो नेचर हमारा आउटपुट वोल्टेज V0 का होगा वही नेचर हमारा आउटपुट करंट I0 का होगा। और I0 फिर कैसा दिखेगा हमको, I0 भी हमको सेम ऐसा दिखेगा। ठीक है, बट अब इसकी जो पीक वैल्यू आएगी वो आ जाएगी Vm/R। ठीक है, पीक वैल्यू। अब देखते हैं इसके बाद क्या होगा। अब यहां पर हमको दिख रहा है कि एट पाई थायरिस्टर के क्रॉस जो करंट था हमारा 0 हो गया। तो हमने एजम्पशन क्या मानकर चला था कि जिस पॉइंट पर थायरिस्टर के क्रॉस करंट 0 होगा उस पॉइंट पर थायरिस्टर हमारा ऑफ हो गया। अगर थायरिस्टर हमारा ऑफ हो गया तो फिर क्या होगा, देयर विल बी नो करंट एंड द आउटपुट वोल्टेज विल बी 0। तो कब तक, जब तक कि हम फिर से उसको ट्रिगर ना करें। तो सपोज हम फिर से इसको ट्रिगर करने वाले थे 2 पाई प्लस अल्फा पर। ठीक है, तो तब तक हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या हो गया, 0। ठीक है, और तब तक हमारा करंट भी क्या हो गया, 0। ठीक है, और यहां पर एक चीज ध्यान देना कि जैसे ही 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा में गए मतलब हमारा एक नया साइकिल शुरू हो गया। और वो जो नया साइकिल हुआ 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा में कितने ड्यूरेशन का हुआ, अगर इसकी बात करें तो हम अल्फा ड्यूरेशन हुआ। और अल्फा ड्यूरेशन हुआ इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 0 से अल्फा बोल सकते हैं कि ये जो टाइम है हमारा 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा विल बी सिमिलर टू योर 0 प्लस अल्फा, 0 टू अल्फा। तो 0 टू अल्फा में जो जो चीजें हैं उसको हम 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा में जो जो चीजें हैं उसको हम लोग रिपीट कर देंगे फ्रॉम 0 टू अल्फा। कहने का मतलब अगर वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज की बात करें तो हमारा 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा में क्या था, 0। तो ये हो गया हमारा 0। और हमारा करंट 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा में क्या था, 0। तो ये हमारा करंट भी क्या हो गया, 0। ठीक है, अब देखते हैं अगली चीज कि वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर VT। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर करने के लिए पहले हम क्या करते हैं कि यहां पर एक चीज बोल देते हैं कि वोल्टेज हमारे पोलैरिटी क्या है, VT है। ठीक है, अब देखना VT के अक्रॉस जो पॉजिटिव पोलैरिटी हमने दे रखा है वो पॉजिटिव पोलैरिटी इज सेम एज द इनपुट वोल्टेज। देखो इनपुट वोल्टेज हमारा क्या है, सेम है पॉजिटिव पोलैरिटी के वोल्टेज से। और जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमारा क्या है, VT का रिवर्स जो वोल्टेज है नेगेटिव पोलैरिटी, वो किससे जुड़ा हुआ है, आउटपुट वोल्टेज से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि योर VT इक्वल्स टू VS माइनस V0। ठीक है, अब देखो VS माइनस V0 हो रहा था। अब 0 से अल्फा तक हमारा क्या हो रहा था, 0 से अल्फा तक हमारा क्या हो रहा था कि हमारा इनपुट वोल्टेज इंक्रीज कर रहा था लेकिन आउटपुट वोल्टेज क्या था, 0 था। तो इनपुट वोल्टेज इंक्रीज कर रहा था माइनस आउटपुट वोल्टेज 0 था, मतलब जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी इंक्रीजिंग। ठीक है, लेकिन उसी पॉइंट पर क्या हो गया कि हमने थायरिस्टर को ऑन कर दिया। जिस पॉइंट पर तुमने थायरिस्टर को ऑन कर दिया उसके क्रॉस का वोल्टेज क्या हो गया हमारा, 0। तो जैसे ही वोल्टेज ये 0 हुआ हमारा थायरिस्टर के क्रॉस का वोल्टेज 0 हुआ। और कब तक होगा, जब तक इसमें करंट फ्लो करेगा, मतलब जब तक थायरिस्टर ऑन स्टेट में है वो बिहेव करेगा शॉर्ट सर्किट। और शॉर्ट सर्किट बिहेव कर रहा है इसका मतलब उसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, 0 होगा। अब फिर क्या हो रहा है, अब देखना यहां पर इंटरेस्टिंग है कि एट पॉइंट पाई पर क्या हो रहा है कि थायरिस्टर हमारा ऑफ हो जा रहा है। थायरिस्टर ऑफ हो रहा है मतलब
ओपन सर्किट हो रहा है। अगर ओपन सर्किट हो रहा है तो उस टाइम आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, जीरो। अगर आउटपुट वोल्टेज जीरो हो रहा है, एट पाई बोल सकते हैं कि एट पाई आउटपुट वोल्टेज हमारा जीरो हो रहा है, लेकिन इनपुट वोल्टेज हमारा क्या है, वीएम साइन ओमेगा टी है। अब वीएम साइन ओमेगा टी है, सॉरी मैंने एम लिख दिया था, साइन ओमेगा टी है। तो बेसिकली पाई पर ये क्या था, वीएम साइन ओमेगा टी भी जीरो था, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, इनपुट वोल्टेज डिक्रीज कर रहा है, वीएम साइन ओमेगा टी क्या हो रहा है, रिवर्स में जा रहा है, लेकिन आउटपुट वोल्टेज स्टिल क्या है, जीरो है। तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा हमारा, कुछ ऐसा आएगा, सेम टू सेम एज इनपुट। ठीक है, कब तक, जब तक हम इसको ऑन ना कर दें। और ऑन कब तक कर रहे थे हम, फिर से 2 पाई प्लस अल्फा तक कर रहे थे, यानी 2 पाई प्लस अल्फा तक जो हमारा इनपुट वोल्टेज है वही आएगा। और जो थायरिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है कुछ ऐसा दिखा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो एग्जैक्टली कि 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा में जो वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर आया है वही सेम टू सेम वोल्टेज है जीरो से अल्फा में। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि जब भी हम लोग वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे, हम लोग जिस पॉइंट पर थायरिस्टर को ट्रिगर कर रहे हैं वहां से वेवफॉर्म बनाना स्टार्ट करेंगे और 2 पाई प्लस अल्फा तक जाएंगे। और जो ड्यूरेशन 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा में जो भी वेवफॉर्म आएगा वही वेवफॉर्म हम लोग रिपीट कर देंगे जीरो से अल्फा तक। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पर दो तीन चीजें आती हैं जो काफी बेसिक हैं। अब ये बताने के बाद, मैंने पहले जानकर नहीं बताया था कि अब एक बार हमारे पास डायग्राम आ जाएगा तो हम काफी अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। जो पहला जो चीज आता है वो आता है हमारा फायरिंग एंगल। ठीक है, फायरिंग एंगल बेसिकली क्या होता है कि द नंबर ऑफ डिग्रीज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द साइकिल व्हेन एससीआर इज स्विच्ड ऑन इज फायरिंग एंगल। कहने का मतलब कि इनपुट साइकिल जैसे ही स्टार्ट हो गया उसके कितने टाइम बाद आप थायरिस्टर को ऑन कर रहे हो। ठीक है, इनपुट साइकिल जब स्टार्ट हो गया तो उसके कितने टाइम बाद आप थायरिस्टर को ऑन कर रहे हो। तो यहां पर देखिए इनपुट साइकिल कब स्टार्ट हो रहा है, जीरो पर स्टार्ट हो रहा है, और हमने थायरिस्टर ऑन कब किया, अल्फा पर किया। तो फायरिंग एंगल हमारा क्या हो गया, अल्फा हो गया। ठीक है, दूसरी चीज हमारा आता है एक्सटिंक्शन एंगल। एक्सटिंक्शन एंगल क्या होता है कि जब इनपुट साइकिल स्टार्ट हो रहा है उसके कितने देर बाद हमारा थायरिस्टर के क्रॉस करंट जीरो हो रहा है। ठीक है, जो इनपुट साइकिल स्टार्ट हो रहा था जीरो पर, उसके कितने डिले बाद हमारा जो करंट अक्रॉस द थायरिस्टर है वो जीरो हो रहा है। तो यहां पर क्या दिख रहा है, यहां पर इनपुट साइकिल जीरो से स्टार्ट हो रहा था और करंट कब जीरो हो रहा था, पाई पर। तो पाई पर जीरो हो रहा था, इसका मतलब जो हमारा एक्सटिंक्शन एंगल आ गया वो पाई आ गया। और बेसिकली इसको डिनोट करते हैं हम लोग बीटा से। ठीक है, एक्सटिंक्शन एंगल को बीटा से, फायरिंग एंगल को अल्फा से। थर्ड पॉइंट जो आता है हमारा कंडक्शन एंगल। कंडक्शन नाम से ही क्लियर है कि कितने टाइम के लिए थायरिस्टर हमारा कंडक्ट कर रहा है। तो यहां पर बिल्कुल सही है कि कंडक्शन एंगल जब भी देखना हो हम लोग करंट का वेवफॉर्म देख लो, करंट कब तक नॉन जीरो है, तो हमको दिख रहा है अल्फा से पाई तक नॉन जीरो है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारा कंडक्शन एंगल क्या हो जाएगा, कंडक्शन एंगल हो जाएगा हमारा पाई माइनस अल्फा, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग गामा से। ठीक है, और बेसिकली अगर जनरल टर्म में लिखें तो जो गामा होता है वो हमारा हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा। क्योंकि बीटा बेसिकली हमारा क्या था कि जिस पॉइंट पर करंट की वैल्यू जीरो हो रही थी वो था, और अल्फा हमारा क्या था, फायरिंग एंगल था। ठीक है, अब इस केस में हमारा जो कंडक्शन एंगल क्या आ गया, पाई माइनस अल्फा आ गया, एक्सटिंक्शन एंगल क्या आ गया, पाई आ गया, और फायरिंग एंगल हो गया अल्फा। ठीक है, अब देखते हैं अगला जो चीज आता है हमारा, वो कभी कभी पूछ देता है कि ये तो हमारा कंडक्शन एंगल निकला, आप बताइए कि हमारा आप बताइए कि इसका कंडक्शन पीरियड कितना हुआ, मतलब इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो अगर हमारा एक्सिस ओमेगा टी के फॉर्म में चल रहा है तो इसको टाइम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंगल को डिवाइड करना पड़ेगा ओमेगा से। तो बेसिकली अगर हम लोग कंडक्शन पीरियड की बात करें, कंडक्शन टाइम पीरियड, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा बाई ओमेगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब
बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज आता है, वो आता है हमारा सर्किट टर्न ऑफ टाइम। ठीक है, सर्किट टर्न ऑफ टाइम बेसिकली क्या होता था, पिछले लेक्चर्स में हमने ऑलरेडी बता कर रखा हुआ है कि सर्किट टर्न ऑफ टाइम वो टाइम है जो इंजीनियर्स चूज करते हैं। मतलब कि किसी भी थायरिस्टर को सक्सेसफुली टर्न ऑफ होने के लिए एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन की जरूरत पड़ती है, एक पर्टिकुलर टाइम की जरूरत पड़ती है। अगर उस टाइम के पहले ही आप थायरिस्टर को फिर से फॉरवर्ड बायस कर दे रहे हो तो इसका मतलब हो गया कि थायरिस्टर अभी सक्सेसफुली ऑफ नहीं हुआ है। तो ये जो मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो थायरिस्टर के रेटिंग के साथ एक रेटिंग ये भी देते हैं कि इसको एटलीस्ट कितना टाइम चाहिए, और उस टाइम को हम लोग बोलते थे डिवाइस टर्न ऑफ टाइम। तो डिवाइस टर्न ऑफ टाइम बेसिकली होता था डिसाइडेड बाय मैन्युफैक्चरर्स, बट फॉर द सेफ्टी पर्पस जब भी हम लोग इस थायरिस्टर को अप्लाई करते हैं किसी भी सर्किट में तो उस डिवाइस टर्न ऑफ टाइम से कुछ ज्यादा टाइम देते हैं ऑफ होने के लिए, और वो टाइम बेसिकली क्या होता है, हमारा सर्किट टर्न ऑफ टाइम होता है। और इन जनरल डेफिनेशन की बात किया जाए तो थायरिस्टर के अक्रॉस जो करंट है, एक बार जो जीरो हो रहा है उसके बाद कितना देर तक रिवर्स बायस हो रहा है, इस चीज को बोलते हैं हम लोग सर्किट टर्न ऑफ टाइम। कहने का मतलब थायरिस्टर के क्रॉस करंट जीरो हुआ, उसके बाद एक साइकिल में वो कितना देर तक रिवर्स बायस रहा, उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्किट टर्न ऑफ टाइम। तो कैसे पता चलेगा कि थायरिस्टर कितने देर रिवर्स बायस हुआ, तो जल्दी से आप जाइए हमारा जो वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर था, तो वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर में आपको दिख रहा होगा कि पाई से 2 पाई के बीच में हमारा क्या था, थायरिस्टर रिवर्स बायस था, इसके अक्रॉस वोल्टेज निगेटिव था। तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम हमारा क्या हो जाएगा, 2 पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा, मतलब पाई बाई ओमेगा। ये हमारा टाइम आ गया। ठीक है, और नॉर्मल एक प्रैक्टिस है कि फॉर सक्सेसफुल कम्यूटेशन हम लोग क्या करते हैं कि टी जो हमारा होता है सर्किट ऑफ, मतलब सर्किट टर्न ऑफ टाइम शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू योर डिवाइस टर्न ऑफ टाइम। ठीक है, ये चीजें काफी क्लियर होनी चाहिए। अब जैसे ये सब तो हमारे बेसिक थे, अब ये सारी चीजें मैं हर सर्किट के लिए नहीं बताऊंगा, हाँ ये कैलकुलेट करूंगा सर्किट टर्न ऑफ टाइम कितना होगा, कंडक्शन टाइम पीरियड कितना होगा। अब आगे के डिस्कशन के लिए मैं फायरिंग एंगल बोलूं तो आप समझ जाना कि अल्फा की बात कर रहे हैं, एक्सटेंशन एंगल बोलूं बीटा की बात कर रहे हैं, और कंडक्शन एंगल हमारा गामा की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थिंग आता है कि जो हमने तो बोला हमारा मेन मोटिव क्या था कि इनपुट एसी वोल्टेज को कन्वर्ट करना आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट डीसी वोल्टेज में। तो हम लोग कर पा रहे हैं क्या, और कर पा रहे हैं तो आउटपुट वोल्टेज कितना आ रहा है, ये चीज हमको एनालाइज करना पड़ेगा। और हमने ऑलरेडी बोल के रखा है कि ये हमारा फेज कंट्रोल रेक्टिफायर है, तो हमको ये भी चेक करना पड़ेगा कि वेदर द आउटपुट वोल्टेज इज कंट्रोलेबल और नॉट। तो अगर हम वेवफॉर्म आउटपुट वोल्टेज का देखें तो हमारा एक कंप्लीट साइकिल में हमारा कितना साइकिल आउटपुट आ रहा है, हाफ साइकिल आ रहा है, हाफ साइकिल आ रहा है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। और देखो वोल्टेज की पोलैरिटी एक केवल सिंगल है या डबल है, तो केवल पॉजिटिव हाफ में वोल्टेज की आउटपुट वोल्टेज की पोलैरिटी आ रही है, मतलब ये डीसी वोल्टेज होगा। अब लेकिन ये क्या हो रहा है, पल्सेटिव डीसी है। अगर पल्सेटिव डीसी है तो इसका एवरेज वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। तो एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग किसी भी वेवफॉर्म का, एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 1 बाई टाइम पीरियड, 0 से टाइम पीरियड v ऑफ t dt। ठीक है, अगर ये dt ले रहे हैं तो जो हमारा लिमिट होगा वो क्या होगा, टाइम में लिमिट होगा, और जो हमारा जो नीचे में 1 बाई टी किए हैं वो भी हमारा टाइम में होगा। लेकिन अगर हम d ओमेगा टी ले रहे हैं, एंगल ले रहे हैं, तो ये भी सारे के सारे एंगल हो जाएंगे। तो कहने का मतलब अगर v नॉट एवरेज की बात करें तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, अब इसका टाइम पीरियड कितना हुआ, आप देखो जो आउटपुट वोल्टेज है इसका टाइम पीरियड कितना हुआ, फ्रॉम 0 टू 2 पाई। क्योंकि 2 पाई में फिर क्या कर रहा है, फिर से रिपीट करेगा। अगर मैं इसको 2 पाई प्लस अल्फा पर ट्रिगर करता तो फिर से ये वेवफॉर्म कुछ ऐसा आता। ठीक है, और फिर ये कब तक जीरो रहता, 2 पाई प्लस अल्फा तक जीरो रहता। इसका मतलब ये हो गया कि इसका टाइम पीरियड हमारा क्या आ रहा है, 2 पाई आ रहा है। ठीक है, और 2 पाई आ रहा है, और वोल्टेज की वैल्यू कहां कहां तक नॉन जीरो है, फ्रॉम अल्फा टू पाई। ठीक है, ये भी चीजें ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि हमारा लिमिट में आएगा। तो हमारा 1 बाई टाइम पीरियड हमने कर दिया, तो 1 बाई टाइम पीरियड अगर एंगल के फॉर्म में लिखें तो हमारा क्या आ गया, 1 बाई 2 पाई। अब देखो 0 से t हम लोग इंटीग्रेट कर रहे थे, लेकिन हमें ये दिख रहा था कि जो आउटपुट वोल्टेज आ रहा था, मैं यहाँ पे एक बार फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूँ, वो कुछ इस फॉर्म में आ रहा था। ये हो गया हमारा पाई
अल्फा 0। तो 0 से अल्फा में हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो उसका 0 से अल्फा में हमको इंटीग्रेट करके कोई फायदा नहीं होगा, तो हम कहां से इंटीग्रेट करेंगे, फ्रॉम अल्फा टू कब तक है, पाई तक। ठीक है, एक 2 पाई के साइकिल में हमारा आउटपुट केवल अल्फा से पाई मिल रहा था। और वीटी का इक्वेशन क्या है हमारा, वीएम साइन ओमेगा टी और डी ओमेगा टी। ठीक है, सारा कुछ एंगल ले रहे हैं इसलिए हम डी ओमेगा टी ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो इस चीज को सिंपल सा एक इंटीग्रेशन है, 1/2 पाई वीएम साइन ओमेगा टी का क्या आ जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी फ्रॉम अल्फा टू पाई, और ये हो जाएगा हमारा 1/2 पाई वीएम पाई पर हमारा क्या होता है, -1, तो ये आ जाएगा 1 हमारा, और ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फा। तो सिंपल सा चीज है, सिंपल सा इंटीग्रेशन था। वी एवरेज कितना आ गया हमारा, वी आउटपुट एवरेज, वी आउटपुट एवरेज आ गया हमारा 1/2 पाई वी एम 1 प्लस कॉस अल्फा। सिंपल सा इंटीग्रेशन किया हमने। अब ये चीज देखना कि ये हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो कंट्रोल है कि नहीं, और क्यों कंट्रोलेबल है, इस चीज को देखेंगे। आउटपुट इक्वेशन में क्या क्या आ रहे हैं, Vm/2 पाई। Vm अगर इनपुट वोल्टेज हमारा कांस्टेंट है तो Vm भी कांस्टेंट होगा। 1 ऑलरेडी एक नंबर है, कांस्टेंट है। कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, अब ये जो अल्फा है वो हमारे कंट्रोल में। अल्फा हमारा क्या था, फायरिंग एंगल था, और जितना हम लोग डिले देना चाहते हैं उतना डिले दे सकते हैं, मतलब 0 से पाई के बीच में हम लोग डिले दे सकते हैं। तो ये जो कॉस अल्फा की वैल्यू है वो कहां से कहां तक वैरी कर सकती है, चूंकि अल्फा की वैल्यू कहां से कहां तक वैरी कर सकती है, अल्फा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में वैरी कर सकती है। तो कॉस अल्फा की वैल्यू भी 0 से कॉस अल्फा 1 तक करेगी। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो अब इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा आउटपुट वोल्टेज आया वो हमारा क्या है, कंट्रोलेबल वोल्टेज है। ठीक है, तो एक सिंपल रेक्टिफायर हमने दिया, ये काफी आसान सा हाफ वेव रेक्टिफायर था। तो हाफ वेव रेक्टिफायर से मैं फिर से एक बार इसको कंक्लूड कर रहा हूं कि हमने क्या किया, शुरू में एक सर्किट लिया। सर्किट हमको पता था सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट कैसा होता है। हमने इनपुट वोल्टेज ड्रॉ किया। अब उसके अकॉर्डिंग देखा कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर, जिस पर्टिकुलर टाइम पर हम लोग थर्स्टर को ऑन कर रहे हैं, तो जिस पॉइंट पर ऑन कर रहे हैं वहां से उसके बाद करंट की वैल्यू क्या हो रही है, नॉन जीरो हो रही है। अगर करंट की वैल्यू नॉन जीरो हो रही है, इसका मतलब कि आउटपुट वोल्टेज इक्वल्स टू इनपुट वोल्टेज हो रहा है। तो उसके बाद हमको क्या देखना है, फ्रॉम अल्फा टू पाई हमको देखना है कि आउटपुट वोल्टेज हमारा इनपुट वोल्टेज के इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, करंट का भी वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे। करंट का भी वेवफॉर्म का नेचर सेम आएगा, क्योंकि रेजिस्टिव लोड है, तो जैसा वोल्टेज का नेचर आएगा वैसे ही करंट का नेचर आएगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि जिस पॉइंट पर करंट की वैल्यू 0 हो रही थी, जिस पॉइंट पर करंट की वैल्यू 0 हो रही थी, उस पॉइंट पर थायरिस्टर हमारा ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारा थायरिस्टर ऑफ हो गया, इसका मतलब अब फिर से उसको ऑन करने के लिए गेट सर्किट की, गेट पल्स की जरूरत पड़ेगी। और गेट पल्स हम लोग कहां पर दे रहे हैं, फिर 2 पाई प्लस अल्फा पर दे रहे हैं। तब तक करंट की वैल्यू 0 रहेगी। अगर करंट की वैल्यू 0 तो हमारा वोल्टेज की वैल्यू 0। ठीक है, अगर वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर की बात करें तो थायरिस्टर के क्रॉस हमने पोलैरिटी दे दी, प्लस माइनस वीटी दे दिया। और प्लस का टर्मिनल हमने देखा कि ऑलवेज वीएस से जुड़ा हुआ है, और नेगेटिव का टर्मिनल हमने देखा कि वी नॉट से जुड़ा हुआ है। तो वीटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वीएस माइनस वी जीरो। अब हर एक केस में आप देखते जाइए कि वीएस क्या है, वीएस तो हमारा फिक्स है, इनपुट वोल्टेज हमारा दिया हुआ है वो एज सेम रहेगा। वी नॉट वैरी कर सकता है, इधर 0 हो सकता है या फिर इनपुट वोल्टेज के इक्वल हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने वीटी ड्रॉ किया। अगली बात कि कभी भी एक्सटिंक्शन एंगल की बात आए तो एक्सटिंक्शन एंगल कैसे निकालेंगे हम लोग, कि किस पॉइंट पर करंट की वैल्यू 0 हो रही है। ठीक है, कंडक्शन एंगल की बात निकालने के लिए हम लोग को करंट वेवफॉर्म देखना पड़ेगा, कितने देर तक करंट हमारा नॉन जीरो रहा था। और अगर हम लोग सर्किट टर्न ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं तो हमको ड्रॉ करना ही करना पड़ेगा वोल्टेज अक्रॉस द थायरिस्टर। अगर वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर आपने ड्रॉ कर लिया तो आप 100% सिक्योरिटी के साथ सर्किट टर्न ऑफ टाइम इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अदरवाइज आपको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। ठीक है, तो उसके बाद हमने एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकाला। एवरेज आउटपुट वोल्टेज कैसे निकालेंगे हम, एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकालने के लिए सिंपल सा जो आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म है उसको इंटीग्रेट करेंगे, उसका एवरेज वोल्टेज लेके इंटीग्रेट करेंगे। और हम लोग फाइनली कंक्लूड किए कि जो हमारा आउटपुट एवरेज वोल्टेज आया वो हमारा क्या है, कंट्रोलेबल है, क्योंकि
आउटपुट वोल्टेज के टर्म में एक अल्फा का टर्म आ रहा है और अल्फा की वैल्यू हम लोग 0 से पाई के बीच में रख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर विथ रेजिस्टिव लोड। और अगला लेक्चर आएगा उसमें हम लोग डिफरेंट लोड्स आर मतलब रेजिस्टेंस विथ इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस इंडक्टेंस एज वेल एज योर एन ईएमएफ ई, और हम लोग और भी जानेंगे कि हमारा फ्री व्हीलिंग डायोड का क्या काम है। ठीक है, और इस पे ढेर सारे हम लोग क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था, इसके बाद हम लोग थोड़े तेज चलेंगे। सो थैंक यू एवरीवन एंड होप यू लाइक दिस।